राजेश धर्मानी जी, माननीय तकनीकी एवं हाउसिंग मिनिस्टर श्री यादविंदर गौमा जी, माननीय आयुष एवं खेल मंत्री सुनील शर्मा बिट्टू जी जो मेरे राजनीतिक सलाहकार है, मोहम्मद ठाकुर जी पूर्व विधायक सदर बिलासपुर, विवेक कुमार जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, सतपाल जी चेयरमैन एपीएमसी, श्रीमती रीना पंडित जी सदस्य हिमाचल प्रदेश महिला आयोग, अंजना दीवान जी पूर्व जिलाध्यक्ष, कमल राव जी विकास चर्चा प्रभारी झुंझुनू, श्रीमती रीता सहगल जी चेयरमैन नगर परिषद कुमारवी, डीसी बिलासपुर श्री राहुल कुमार जी, एसपी बिलासपुर श्री संदीप धवल जी, सभी श्री रतनलाल धर्मानी जी, माननीय राजेश धर्मानी जी के पिता जो कि खुद एक पेंशनर है, और ज्वाइंट पेंशनर फोरम के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम जी, सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्य, दूर दराज से आए सभी 88 ब्लॉक के पेंशनर्स के हमारे सभी पेंशनर्स, आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर सभी पेंशनरों के लिए एक पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी माताजी को उनकी अभी भी पेंशन मिलती है। आपका दर्द भी मैं जानता हूं, आपकी पीड़ा को भी मैं समझता हूं। 3 साल पहले हमारी जब सरकार बनी, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके आशीर्वाद से आपने सरकार में कार्य किया है। ईमानदारी से इस प्रदेश के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी विकास की गाथा इस प्रदेश में लिखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपकी पारदर्शिता और जो निष्ठा थी इस प्रदेश के विकास के लिए, वो सब काम आपने उसमें किया है। और इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। 3 साल पहले जब सरकार बनती है, मैं तो पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। 35 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूं। धर्मानी जी जब NIT हमीरपुर पढ़ते थे, इंजीनियरिंग की धर्मानी जी ने, तो मेरे को उस समय से जानते हैं, कि पिताजी भी मुझे उस समय से जानते हैं क्योंकि हमारा आपके घर आना जाना लगा रहता था। और निश्चित रूप से जब मैं मुख्यमंत्री बना, 20 साल में विधायक रहा, तो मेरे पास सरकारी अधिकारी आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, और पूरी खाका जो खजाने का वो रखते हैं और कहते हैं कि सरकार पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटीज है। मैंने कहा कि लायबिलिटीज किस चीज की? कहते 6th पे कमीशन लागू कर दिया गया, लेकिन एरियर नहीं दिया गया। पूरा 1 महीने तक मैंने उसको पढ़ा, समझा, फिर मैंने पूछा कि इतना पैसा आने के बाद भी एरियर क्यों नहीं दिया गया। कहा चुनाव आने थे, जून 2022 की बात है, और चुनावों से पहले अंधाधुंध योजनाएं शुरू की गई, और कई योजनाएं तो ऐसी थी जिसमें जनता का जो आप लोगों का पैसा था वो लुटा दिया गया, और इतनी बुरी तरह जो जनता की संपदा है उसको लुटा दिया जाए तो मन बहुत दुखी होता है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जनता की संपदा को अपना पैसा ना समझे, जो जनता के धन को ये सोचकर कार्य ना करे, ऐसी सरकारों को कोई फायदा नहीं होता। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि इस प्रकार सरकारें चलती है, इस प्रकार पैसे को लुटा दिया जाता है। मैंने अधिकारियों को भी डांट लगाई, कहा अधिकारी वो करते हैं जो सरकार चुनकर आती है, उसके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं। कहा कि 600 स्कूल खोल दिए गए हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खोल दिए गए हैं, और जब मैंने स्कूलों की क्वालिटी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे,
उनकी क्वालिटी का अध्ययन किया तो 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा था और 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ पा रहा था। इन्हीं की सरकार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की थी और उन्होंने क्या रैंकिंग दी हमारी सरकार को, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम की सरकार थी, कि ये गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर थे। कहने का मतलब कि जो बेचारे सरकारी स्कूल में आम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी हम शिक्षा क्वालिटी की नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वहां टीचर क्वालिटी के कंपटीशन के थ्रू आते हैं। फिर मैंने पूछा कि 21वें स्थान पर जो है और 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ पा रहा और 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा, तो ऐसे शिक्षा प्रणाली का क्या फायदा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयराम की सरकार जी को 21वें स्थान पर गुणात्मक शिक्षा पर लाकर दे दिए। कहा कि ये आज तक प्रथा रही है कि सारे संस्थान आपको खोलने पड़ेंगे। इन संस्थानों को आज तक कोई भी सरकार आई 40 साल से जो नोटिफिकेशन हो जाती है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा टीचर कहां है? कहते टीचर एक स्कूल से एक टीचर निकाल के दूसरे स्कूल की नोटिफिकेशन करवा कर वहां पढ़ाई स्टार्ट करवा देंगे। मैंने कहा डॉक्टर कहां है? कहा कि एक डॉक्टर को हम किसी सीएससी से या जोनल हॉस्पिटल से निकालकर वहां पीएससी खोल देंगे। तो इस पर फैसला लेना था। मैंने कहा मैं सत्ता में सत्ता सुख के लिए आया हूं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और मैंने एक ही फैसले से उन सभी शिक्षा संस्थान और हेल्थ सेक्टर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पहले नियुक्तियां नहीं थी और नीड बेस्ड असेसमेंट के आधार पर हमने वादा किया था कि हम उन स्कूलों को खोलेंगे और पीएससी को खोलेंगे, लेकिन जहां नीड नहीं थी मैंने उन संस्थानों को भी बंद किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस फैसले का क्या लाभ हुआ। हमारे फैसले का ये लाभ हुआ कि हमने क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जोर देना शुरू किया और क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर पहले शिक्षकों की नियुक्ति की, बैच वाइज नियुक्ति की, टीजीटी की नियुक्ति का कार्यक्रम शुरू किया और आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है उसने हमें पुरस्कार दिया कि क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 2021 में 21वें स्थान पर था 2021 में, वो आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में 5वें स्थान पर आया। ये सरकार की प्राथमिकता। उस आत्मविश्वास की कमी सरकारी स्कूल के बच्चों में पाएगी। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े पर हमारे में आत्मविश्वास था। हम सरकारी स्कूल से पढ़कर यूनिवर्सिटी गए, लॉ किया, एमए किया, लेकिन हमारी पढ़ाई में क्वालिटी भी थी और डर भी था। हमने उस शिक्षा व्यवस्था को बदला। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और कहा कि अगले 2032 तक जो सरकारी स्कूल के हम उसका ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं, आने वाले समय में 2032 तक सारी शिक्षा प्रणाली को हम बदल कर रख देंगे और ऐसी शिक्षा प्रणाली अपने सरकारी स्कूल और आम गांव के बच्चों को देंगे कि वो भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसमें कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी और इस दिशा में हमने आगे बढ़ना शुरू किया। आज सीबीएसई स्कूल अगले 100 सीबीएसई स्कूल हमारे अगले सत्र में एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिए जाएंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में काम करना शुरू कर दिया गया है और आप देखना जो मैं कहता हूं उसमें मैं जुनूनी होकर कार्य कर रहा हूं। नया कैडर बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले हो। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। फिर आप बुजुर्ग हैं, हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है? आप जी भी हेल्थ सेक्टर में रहे होंगे। हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल है उस बड़े हॉस्पिटलों में अभी आपने मेडिकल टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा। आप सोचते कि मेरा एमआरआई हो गया, मेरा सीटी स्कैन हो गया, मेरा एक्सरे हो गया। डॉक्टर क्वालिफाइड है, पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल के डॉक्टरों की कदर है। और जब मैंने उसका भी अध्ययन किया तो पता लगा
कि जो आईजीएमसी शिमला है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहां 20 साल पुरानी एक्सरे मशीनें हैं और 19 साल पुरानी एमआरआई लगी है। जो टेक्नोलॉजी ही पुरानी होगी उसके आधार पर हम कार्य चलाए जा रहे हैं। हमने कहा कि इस व्यवस्था को भी बदलना होगा और हमने अभी एमआरआई मशीन बदलने के लिए 28 करोड़ रुपया दिया, जो अभी 1 महीने में आईजीएमसी में भी लगने जा रही है, टांडा में भी लगने जा रही है, नेर चौक में भी लगने जा रही है, ताकि आपको जब आप घुमारवीं से जाते हैं तो फिर जोनल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से रेफर कर दिया जाता है, आईजीएमसी में जाते हैं, आईजीएमसी से रेफर कर दिया जाता है, आप चंडीगढ़ पीजीआई जाते हैं, तब आपको बीमारी का पता लगता है कि मुझे क्या बीमारी है। मैंने कहा कि हमारे आम लोगों को बीमारी का पता उसके जो सबसे बेस्ट हेल्थ सेंटर है उसमें पता लगना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से हमने वहां भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले 1 साल में अंदर, क्योंकि ये 40 साल पुरानी व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी बदलने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है, 1 साल के अंदर सारे मेडिकल कॉलेज शिमला, चमियाना, हमीरपुर और टांडा, इन सब मेडिकल कॉलेज में जो एम्स दिल्ली में हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हम एस्टेब्लिश करने इन मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। आप देखना 1 साल बाद आपको सही हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेगा। 70 साल से ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, हम आपके लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्ची के लिए धक्का खाते हैं, डॉक्टर 2-2 घंटे तक नहीं देखता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हम अभी रोगी मित्र लगाएंगे, 70 साल के साथ हमारा रोगी मित्र जाएगा, डॉक्टर से टाइम लेगा और उसको डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद, सारे टेस्ट करवाने के बाद आपको सुविधा वो हम देने जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिसको महसूस नहीं करते, हम व्यक्तिगत फायदे को महसूस करते हैं, लेकिन जब आपकी जेब से पैसा निकलता उस समय आप बीमारी के समय कोई नहीं देखता, उस समय सोचते हैं कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। अगर हम उसको आरंभिक स्तर पर ही ठीक कर दिया जाए तो आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा। 10 लाख लोग, 10 लाख हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में से प्रदेश से बाहर इलाज करवाते हैं और 1000 करोड़ हर साल का खर्चा करते हैं। ये कोई सोचता नहीं है, क्यों सोचेगा? इसकी बीमारी से दूसरे को क्या लेना है, मुझे इसकी बीमारी से क्या लेना है। उस समय तो मुझे लगता कि मेरा इलाज हो जाए, मैं किस तरह ठीक हो जाऊं, जितने मर्जी पैसे लग जाए, मैं कर्जा भी ले लूं। अगर हम उस बीमारी को ही शुरू में रोक दें तो आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपको अच्छा सुविधा भी आपके मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। ये दृष्टिकोण से हम अभी ये सब करने जा रहे हैं। एम्स बना है बिलासपुर में, अभी वहां रोबोटिक सर्जरी शुरू नहीं हुई है, पर हिमाचल प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज में हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू की, चमियाना में और टांडा में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रोबोटिक सर्जन 1 महीने का 4 से 5 लाख लेता। मैं जो आईजीएमसी के डॉक्टर है और जो भी हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर लगे हैं टांडा के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जो हमारी सरकारी पे है उसके आधार पर ऑपरेशन किए, 100 ऑपरेशन हो चुके हैं और टांडा में 51 ऑपरेशन हो चुके हैं। ये रोबोटिक सर्जरी वो सर्जरी है जहां कैंसर का इलाज भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता। और अभी 100 के 100 पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हालात में है। यही सबसे बड़ी हमारी विशेषता है कि जो ऑपरेशन साल में 100 होते थे वो 2 महीने में पूरे हुए। ये कोई मांग नहीं की गई, ये कोई किसी ने मांग नहीं की, ये सिर्फ एक सोच थी व्यवस्था की कि हमें अपने बुजुर्गों को आदर देना है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। मैं ये भी जानता हूं कि प्रदेश की आर्थिक हालत क्या है। प्रदेश ने 3 आपदाएं सहन की। 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 23-24 में मुख्यमंत्री बने हुए भी 6 महीने हुए थे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी।
कहां से पैसा आएगा? हर परिवार गले लगकर मुझसे लिपट कर रोता था कि मैंने दिन रात की मेहनत की कमाई से एक पक्का घर बनाया है। मुझे मालूम भी नहीं था कि रातों रात मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे पास पीने के पानी का गिलास नहीं बचेगा। मैंने अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1.5 लाख मिल सकता है, उसमें 1,30,000 रुपया केंद्र सरकार देती है और 20,000 राज्य सरकार देती है। नड्डा जी आगे पूछ रहे थे यहां कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिले कि नहीं मिले। नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले, लेकिन कितना पैसा मिला? 1,30,000। जिसने दिन रात मेहनत की हो, इस प्रदेश में 75 लाख की जनसंख्या के पास या तो एक पक्का घर है या दूसरा घर हो सकता है, तीसरा घर बहुत कम होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी कहीं भी कितने बड़े पद पर क्यों ना रहा हो। पर संतुष्टि की जीवन प्रदेश की जनता जीती है। और जिसका घर, जिसने उसने दिन रात की मेहनत की कमाई लगाई हो, रातों रात आपदा में उपड़ जाए, क्या आप उसके जख्मों पर 1,50,000 प्रधानमंत्री आवास का मरहम लगाओगे? अधिकारियों की बैठक होती है, कहा जाता नियम ये है, कानून ये है। मैंने बोला मैं भी आप परिवार से आता हूं। उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और 1.5 लाख से बढ़ाकर उन्हें 7 लाख रुपया आपदा प्रभावित परिवारों को दिया। जिस घर को आंशिक नुकसान भी हुआ 5,000 रुपया मिलता था, हमने उन्हें 1 लाख रुपया दिया। 23-24 में कम आपदा आई और 25-26 में और बड़ी आपदा आई। हमने कहा 7 लाख रुपया घर का तो देंगे ही देंगे, 1 लाख रुपया उसके बर्तन और कपड़ों का और जो भी घर के अंदर चीज है उसका भी देंगे। 8 लाख रुपया इसका दिया। मुख्यमंत्री कैसे इनकी मदद करे? जिसके पास पिछली सरकार से 50,000 करोड़ रुपया कम आया हो, फिर भी वो आम परिवार के लोगों की और आपदा प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है, वो धन कहां से आएगा? वो धन कहां से आया? वो धन आया जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा दिया था। उस धन को हमने रोका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मानी जी ने बहुत अच्छा बताया, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों की नीलामी से, आप तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं, 4 साल में 450 करोड़ रुपया कमाया। हमने 1 साल में ऑक्शन करके 450 करोड़ रुपया कमाया। 1 साल में, जो 4 साल में 450 करोड़ रुपया कमाते थे, ये हमने कमाया। और बड़े बड़े धन्ना सेठों के वकील चाहे सरकार की तरफ से लड़ते थे या निजी क्षेत्रों पर लड़ते थे, वो उन्हीं के वकील होते थे। ओबराय वाइल्ड फ्लावर होटल, जिसका धर्मानी जी ने जिक्र किया, 23 साल से एक पैसा नहीं मिल रहा था। हमने वहां बड़े बड़े वकील भी खड़े करे, सुप्रीम कोर्ट से जीता भी। इन्होंने तो कहा कि 2.25 करोड़ रुपया पर मंथ का हमें मिल रहा है, साल का 25 करोड़ रुपया मिलेगा। मैंने उनसे 300 करोड़ रुपया और लिया, जो कांग्रेस सरकार की ट्रेजरी में डाला। मैं भी चाहता तो आंखें मूंद लेता। आंखें मूंदने में कोई नहीं किसी को समय लगता, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा ये आम लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा ट्रेजरी में आना चाहिए। जेएसडब्ल्यू फ्री की रॉयल्टी नहीं देते थे, हमने उस केस को भी जीता। हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैंने कहा हाई कोर्ट से स्टे गलत हुआ, क्योंकि मैंने भी लॉ तो हमने भी पढ़ा, कानून तो हमने भी पढ़ा है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला दिया और आज हमें 200 करोड़ रुपए की रॉयल्टी साल की वो मिलने जा रही है। और कई प्रकार से आपके पैसे लुटा दिए जाते थे। हिमकेयर योजना शुरू की गई। हिमकेयर योजना अच्छी है, लेकिन शुरू करने का तरीका तो देखिए। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन सबको बोला कि हिमकेयर योजना का लाभ मिलेगा। हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत में
हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत में 2100 से लेकर 5 लाख तक का इलाज है, 5 लाख रुपए तक का। हर जगह हॉस्पिटल खुल गए और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल खुल गए जहां गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की कीमत भी बहुत महंगी लगा दी गई। 1000 करोड़ रुपया आप लोगों का हिमकेयर योजना के तहत लुटा दिया गया। हमने उसको ठीक किया है। हमने कहा हिमकेयर योजना का लाभ आम नागरिक को मिलना चाहिए और आज मैं आपको कहता हूं हिमकेयर योजना को हम धरातल पर सही तरीके से उतार रहे हैं। और हिमकेयर योजना का फायदा क्या है? जब आपके मेडिकल कॉलेज में अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नड्डा जी आ रहे हैं। नड्डा जी बहुत ऊंचे स्तर पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे राष्ट्र के नेता भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है। आंकड़े बता रहे थे जितना मांगोगे उतना देंगे, जो मांगा वो दिया। बड़ा अच्छा लगा, मैं भी सुन रहा था। जो मांगा वो दिया और जितना मांगोगे वो देंगे। तो मैं नड्डा जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की वो दे दीजिए। वो हमारी तो अप्रोच नहीं है। और नड्डा जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं जो एनपीएस का सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान है 93 करोड़ रुपया वो दिला दीजिए। उन्होंने ही कहा है नड्डा जी ने, हम उनका सम्मान करते हैं। जो मांगोगे वो देंगे। तो मैं मांग रहा हूं इस मंच से, ये सच्चाई है। और जो हमने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओपीएस दी, उसकी 1600 करोड़ की जो बोरिंग है वो दिला दीजिए, मैं आपसे मांग रहा हूं। और नड्डा जी ने एक बात और की कि जून 2025 में 2006 करोड़ रुपया दिया पीडीएनए का, जो डिजास्टर के बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होती है। मैं चाहूंगा नड्डा जी, आपने 2700 करोड़ में किया। पहली तो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है। जयराम जी बोलते हैं 5000 करोड़ रुपया दिया, बिंदल जी बोलते हैं 5300 करोड़ रुपया दिया, नड्डा जी बोलते हैं 3700 करोड़ रुपया दिया। अब गुटों में भारतीय जनता पार्टी में एक मत ही नहीं है। पर हम, नड्डा जी हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता है, उन्हीं की बात को मान लेते हैं कि 3700 करोड़ रुपया दिया। 3700 में 2000 करोड़ रुपया और बता रहे हैं, जिसमें से जो 2023-24 का 2 साल बाद जो पीडीएनए हमें मिला उसको गिना रहे हैं, 2 साल बाद 23-24 का। और उसमें भी आप देखिए 500 करोड़ रुपया सरकार का अंशदान है, 25% उसमें सरकार का अंशदान है। और हिमाचल सरकार का 1500 करोड़ केंद्र सरकार ने बोला कि हम देंगे। आंकलन कोई राज्य सरकार ने नहीं किया, आंकलन केंद्र सरकार ने किया कि 2023-24 में 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मिला कितना? 15%। अगर वो 15% मिल भी रहा है तो अभी तक कितना आया राज्य सरकार के पास? 451 करोड़ रुपए आया। कितना आया? 451 करोड़ रुपया। नड्डा जी बाकी का जो 1100 करोड़ रुपया वही दिला दीजिए। हम तो वो बात, ये उन्होंने 3700 करोड़ में गिनाई है। और बाकी जो पैसा गिनाया वो आपदा आए या ना आए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा, आप सरकारी कर्मचारी है, मुझे ही पूरे प्रदेश को कोई स्पेशल रिलीफ नहीं मिला है। वो पूरे देश के लोग, प्रदेशों को हर साल जून में किस्त मिलती है और दिसंबर में किस्त मिलती है। आप आंकड़ों से जनता को बिगड़ा नहीं सकते। हर साल 180 करोड़ रुपया जून में आता है, चाहे आपदा आए ना आए। दिसंबर में 180 करोड़ रुपया एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का आता है। अगर अच्छा हो आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिला दीजिए। यही नहीं, जो जीएसटी कंपनसेशन के सेस जो मिलता था बीजेपी के समय, जीएसटी लगने से पहले, और जून 2022 में वो बंद हो गया, जिसमें 16,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले। हमें क्या नुकसान हुआ? जीएसटी लगने का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी प्रदेश को झेलना पड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार को झेलना पड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं, जो बत्ती
जो बद्दी जो हमारा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां 35% फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एशिया का बिगेस्ट 35% मेडिसिन वहां बनती है। जीएसटी लगने से पहले 4000 करोड़ रुपया हमें एक्साइज और वैट के रूप में आता था। 4000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। जीएसटी लग गया, भारत सरकार ने बोला कि राज्य सरकार को इससे नुकसान होगा, हम तुम्हें हर साल 3200 करोड़ देंगे। 5 साल तक 16000 करोड़ रुपया दिया। आज जहां से 4000 करोड़ रुपया आता है, सिर्फ 150 करोड़ रुपया आ रहा है। नुकसान हम झेल रहे हैं। और यही नहीं, ये जो हमारी 5 नदियां हैं, ये बहता हुआ प्रदेश का सोना है। पंजाब से कोई नदी नहीं निकलती, हरियाणा से कोई नदी नहीं निकलती, दिल्ली से कोई नदी नहीं निकलती। 5 नदियां, चाहे यमुना है, चाहे ब्यास है, चाहे सतलुज है, चाहे चिनाब है, ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और किनको सींचती है? पूरे नॉर्थ इंडिया को सींचती है। इन पर हाइडल प्रोजेक्ट बनते हैं। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बोलती है कि आप हाइडल प्रोजेक्ट लगाओ, हिमाचल के लोगों को कुछ ना मिले, ऑस्टिस बने, मतलब विस्थापित बने हिमाचल के लोग, बीबीएमबी में विस्थापित बने बिलासपुर के लोग आज तक वो पट्टा धारक नहीं बन सके हैं। आज तक उनको जगह नहीं मिली। पर मैं इस मंच से कहता हूं कि हम उनके लिए भी पॉलिसी के बारे में विचार कर रहे हैं। बॉन्ड एंड ऑस्टिस बने, राजस्थान में जगह आज तक नहीं मिली है। और अब जब हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो आपके पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं, आप सिर्फ 12% रॉयल्टी देते हैं। 100 में से 100 रुपए में से 12 रुपए हमें देते हैं। और जब पावर प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है तो 80 रुपए ये खुद कमाते हैं लाभ का, प्रोजेक्ट फ्री होने के। हमने कहा कि रॉ मटेरियल तो पानी है, पानी से बनेगी ना बिजली, और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। पानी की कीमत तो कभी बढ़नी नहीं, पानी की कीमत बढ़नी नहीं है। अगर आप कोयले का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कोयले की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी, तो बिजली की कीमत बढ़ेगी। यहां तो पानी की कीमत बढ़नी नहीं है। 10 साल बाद आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। आप कम से कम इतना तो आप शर्म कीजिए कि कम से कम जब आपका पावर प्रोजेक्ट फ्री हो जाए तो 50% हमें फ्री रॉयल्टी दीजिए और 40 साल बाद हिमाचल की संपदा को वापस कीजिए। उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई मदद नहीं कर पा रहे। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमें तो किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। 15,000 मेगावाट बिजलियां पैदा होती है, लेकिन हमारे अधिकार जो है, हमारी जो संपदा है, उसका शोषण हुआ है। ठीक है, एक समय हमारे नेतृत्व में सोचता था कि आप पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, रोजगार हमको नहीं मिल रहे, उजड़ हम रहे हैं। हमने ये कहा है और इस अधिकार को हम लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपने सब परिस्थितियां देखी है और हम इस अधिकार की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और हम अधिकार यात्रा के द्वारा भी लड़ेंगे। और जो लोग यहां राजनीति करते हैं, मैं नड्डा जी से एक बात और कहना चाहता हूं। आयुष्मान भारत बहुत बड़ी योजना शुरू की, आयुष्मान भारत कि सारा पैसा भारत सरकार देगी। जब मैंने उसका भी हिसाब किताब खंगाला तो मैं नड्डा जी से कहूंगा, क्योंकि आप देने लायक हैं, आप केंद्र में बैठे हैं और हम लेने वाले हैं, आपके छोटे भाई हैं। आयुष्मान भारत में 2024-25 में 112 करोड़ रुपया खर्च आया। नड्डा जी के डिपार्टमेंट ने कितना दिया हमें? नड्डा जी के डिपार्टमेंट ने हमें दिया सिर्फ 47 करोड़, बाकी पैसा हमने खर्च किया। 25-26 में 106 करोड़ खर्चा आया आयुष्मान भारत का। नड्डा जी ने दिया 49 करोड़ और हमारा खर्चा 51 करोड़ रुपया हमारी से ज्यादा आया। मतलब योजना उनकी, पैसे हमारे, वाह वाह उनकी, पैसे हमारे। मैं चाहूंगा कि आप अपने डिपार्टमेंट का तो जो आयुष्मान भारत का खर्चा है, जितना भी खर्चा आता हो राज्य सरकार पर बोझ ना डाले, आप कर दीजिए।
बोलते हैं कि हमने IIM बनाया, स्मार्ट सिटी बनाई। मेरे समय तो स्मार्ट सिटी बनी नहीं। 2 स्मार्ट सिटी की बात की, धर्मशाला और शिमला की। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, लोहे का जंगल बनाकर रख दिया शिमला को स्मार्ट सिटी के नाम पर। हमको तो स्मार्ट सिटी का पैसा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो बताइए। आयुष्मान भारत में आप हम दे रहे हैं, आप पूरा पैसा दीजिए। और जो बोल रहे हैं, ये जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी एम्स की टांडा में आ रही है, नेर चौक में आ रही है, हमीरपुर में आ रही है, चमियाना में आ रही है, IGMC में आ रही है, और राज्य सरकार के पैसे से आ रही है। केंद्र सरकार का कोई पैसा उसमें नहीं लगा है। जितनी भी योजनाओं में हम परिवर्तन कर रहे हैं, आज किसान के हाथ में हम प्राकृतिक खेती के रूप में पैसा दे रहे हैं। गाय पालक के हाथ में हम उसकी कमाई का पैसा उसके हाथ में दे रहे हैं। इस प्रदेश की व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा हमने लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ना तो IAS ऑफिसर लिया, ना IPS ऑफिसर लिया, और जो कैडर है फॉरेस्ट का 106 IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर आपने भर के रख दिए। मैंने कहा इसको भी कम कीजिए। 86 लोगों का हम कैडर बनाने जा रहे हैं। ऊपर ऑफिसर्स की फोर्स है, नीचे काम करने वाले है ही नहीं। एक चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, उस पर इतना बोझ डाल दिया गया, अधिकारियों पर बोझ कम है। हम उसको भी व्यवस्था परिवर्तन में लाकर ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि 2027 में हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आपका एरियर तो मिला नहीं। जब एरियर नहीं मिल रहा तो आत्मनिर्भर कहां है? आप सब लोग तो आपके डीए अभी आत्माराम जी कह रहे थे डीए नहीं दिया 13%। कैसे बनेगा? जब ये सब चीजें मिलेगी तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा। कह रहे थे कि एक 16 से 2022 तक के पेंशनर उनको भी नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आप भी बोलेंगे कि आत्मनिर्भर मिलेगा, पहले हमारा एरियर तो दो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर उसमें आपका भी योगदान चाहिए, आप लोगों का योगदान चाहिए। मैं कह सकता हूं, हाथ खड़ा करो, हम मिलेगा जो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक पेंशनर सर जोरावर मैदान में आया। भाई कोई भी आदमी आता है, पहले मांग पत्र देता है, फिर उसके बाद नारे लगाता है। ये ऐसा पेंशनर सेल आया जो पहले ही हमारा स्यापा पीटने लग गया, मांगना कुछ नहीं। अरे मैंने वही हो तो पीट लेना, मांगने का नारे नूरे लगा के आए। एक मैंने उसमें 80 साल के बुजुर्ग देखे, मुझे बड़ा बुजुर्गों का हमारे पिता समान थे वो। उनको देखा, बोलते मेरा एरियर नहीं मिला। मैंने उसी समय पूछा अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को कि एरियर नहीं, कहते 75 साल से ऊपर का सबका एरियर मिल गया। कहीं कोई कमी रही होगी तो उनके विभागीय कमी रही होगी उस एरियर के लिए, तो उसको भी पूरा करके ठीक कर दिया जाए। तो मैंने पूछा, कहते नहीं, वो बीजेपी के कुछ पेंशनर्स के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नारे लगाने थे। फिर वो मेरे से मिलने आए। मैंने बोला यार कैसे आप लोग हैं, पहले नारे लगाते हो, मांग पत्र पता नहीं कि क्या है। 70 साल से ऊपर का जो आत्मा राम जी के ज्वाइंट पेंशन फोरम ने बोला है, अगले 40 दिन के भीतर हम उनका पूरा एरियर दे दिया जाएगा। 1% की बात की है, आप मुझे 3-4 महीने दीजिए। 1% की बात की। मैंने आत्माराम जी से बोला कि आपको मैं अप्रैल में आपकी एसोसिएशन को बुलाऊंगा और सरकार आपके साथ बैठकर बात करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, 1/16 से लेकर जो आपने कहा है उसके बारे में भी विचार हमारी सरकार आने वाले समय में करेगी और बजट से पहले करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कोई भी चीज आपके साथ बैठकर ही सहमति से की जाएगी और मेरा यह विश्वास है कि 2027 तक हम आपका पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का अभी हमको जरूरत है, पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। जो लीव एनकैशमेंट भी है
और जो ग्रेच्युटी भी है, मेरा ये प्रयास रहेगा जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जो पेंशनर्स हमारे बुजुर्ग हैं उनका आदर किया जाए। मेरा ये विश्वास है कि हम 2027, 2025-26 में भी देंगे और थोड़ा सा हमको 2026-27 में भी देने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम आपको हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। सभी सेक्टरों में हम सुविधा देने जा रहे हैं। हर प्रकार से हम प्रदेश की व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे फैसले आंवले के स्वाद की तरह है। जब आंवला खाते हो ना थोड़ा सा तो खट्टा और कड़वा लगता है, पर धीरे धीरे जब उसको चबाते हो तो उसका स्वाद मीठा आने लगता है। इसी तरह शिक्षा विभाग में हमारा स्वाद मीठा आने लग पड़ा है, हेल्थ सेक्टर में और सब जगह हमने आपके लिए फैसले किए हैं। मैंने एक और बात कही है, पहली बार जो अपंग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, किसी के परिवार में भी हो, किसी के परिवार में भी हो, उसके लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उसको हम अपनी उस कैटेगरी में लाएंगे और वो सुविधा देंगे, क्योंकि उसमें उसके परिवार की आय जोड़कर हम उस अपंग बच्चे के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, चाहे उसके परिवार की आय कितनी भी है। 12 लाख तक की इनकम के लिए, 12 लाख की इनकम के लिए आप परिवार के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम 1% की ब्याज पर 20 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं ताकि वो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यह वैसा आपका है, मतलब आपका कोई पोता पढ़ना चाहता, डॉक्टर बन रहा है, फीस 1.5 लाख है। आप यूको बैंक हमारा नोडल बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक से 1% की ब्याज से आप 20 लाख का लोन ले सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको शिक्षा निदेशालय में एक पत्र देना पड़ेगा, वो रिकमेंड करेंगे और आपको 1% की ब्याज के दर 20 लाख रुपए मिलेगा। ये योजनाएं आपकी है। 2,36,000 महिलाओं को 1100 रुपए पेंशन मिलती थी, हमने उनकी पेंशन को बढ़ाकर 1500 किया। पहली स्टेज में हमने लाहौल स्पीति, डोडरा, क्वारकुपी की महिलाओं को 1500 रुपए दिया। बार बार कहते हैं कि 1500 रुपया कब देंगे, 1500 कब देंगे। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। आप तो डबल इंजन की सरकार रही, प्रदेश का बेड़ा गर्क किया पिछली 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमें और फैसले लेने पड़ेंगे। वो फैसले आपके हित के लिए होंगे। मैंने पहले ही कहा, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हैं और आते हैं और जाते रहते हैं, सरकारें आती रहती है। फैसले वो होने चाहिए जहां प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। और 2032 में ये दावा नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सोच है कि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी सोच को लेकर हम चले हैं। आप भी रखते हैं ऐसी सोच? अगर आप हाथ रखते हैं कि 2032 में हम सबसे अमीर राज्य बनेंगे तो हाथ खड़ा करके बताइए। ऐसे मत करना, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, पीछे वाले ही खड़े करके बताइए। निश्चित रूप से आप हमारा फैसलों में साथ दीजिए, आपका एरियर भी मिलेगा, आपका डीए भी मिलेगा। अब अधिकारी जो है, अधिकारी वो भी थोड़े लाइन पर सीधे चल रहे हैं। पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं, 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में अमीर प्रदेश होंगे, जहां हिमाचल 75 लाख की जनता की पॉपुलेशन में जाके बड़े गर्व से कहेगा कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां सबसे समृद्धशाली राज्य है, सबसे अमीर राज्य है। यही सोच होती है, यही व्यवस्था परिवर्तन होता है। जो भी हमारा ज्वाइंट पेंशनर फोरम है, हिमाचल प्रदेश की सरकार इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसको पहचान देगी और जो भी ये मांगे लेकर आएंगे उनको हम गंभीरता से विचार करेंगे। और जो 1% की डीए की बात है, वो बजट में आने वाले समय में, अभी जो बजट आएगा उसमें आपको कुछ और चीजें भी लेकर आऊंगा, वो कहना नहीं चाहता, मैंने सोच रखा है। आप लोग आए हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भी कहना चाहता हूं
कि आप लोगों की जो मांगे हैं उसमें एक 2016 से लेकर 2022 तक को, जनवरी 22 तक को हम आने वाले समय में अमली जामा पहनाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध आप लोगों से रहेगा, जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है, ये सब आपके प्रयासों से हुआ है। हमें आरटीजी 11,000 करोड़ रुपया मिलती थी, आज 3,000 करोड़ रुपया मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एचआरटीसी के जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, हम हर साल 720 करोड़ रुपया उनको ग्रांट के रूप में देते हैं। हम ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि पेंशनर्स को पे 15 तारीख को मिल जाए। इस दृष्टिकोण से भी मैं आपने बात की है, तो मैं उसमें कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे। पहली को भी हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इन सब के लिए आपका साथ चाहिए। और ये आप ही को नहीं दे रहे, हम सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को नहीं दे रहे। गांव के किसान को पूछिए कि उसे कच्ची हल्दी उगाकर और गेहूं उगाकर कितना पैसा मिल रहा है। गांव में गाय पालक को पूछिए। आने वाले बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और मजबूती से कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से एक और पेंशन की बात कर रहे हैं, ये कारपोरेटर सेक्टर और उनकी बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भी हमारी सहानुभूति है, पर अभी हमने जब 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी, उससे हमें 1,600 करोड़ रुपया बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जो गिरोह सरकार ने पेंशन दी, उसको भी बंद करने जा रही है। मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी थोड़ी हमारी पोजीशन ठीक होगी, तब विचार इस बारे में किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूं, आप निश्चित रहिए, पेंशन आपका अधिकार है। मैं जानता हूं, आज मेरे माताजी को, जो मेरे पिताजी की पेंशन लगी है, बुजुर्ग हैं, यहां से हमने पढ़ाई कर ली, यहां से अपने पैसे निकाल कर आज भी अपने बेटे के हाथ में 500 रुपए देते हैं। और जब हम कभी उनको पैसा देना चाहे, कहते नहीं, मेरे पति के द्वारा लगाई गई पेंशन है, मैं अपने बेटे को अपनी जेब से दे रही हूं। तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी बात मेरे गंभीरता से मेरे दिल में है, लेकिन आपको भी पता है कि हर महीने आपकी जेब में अगर 100 रुपए आ रहा है, तो 100 रुपए में से आप 170 रुपए अभी तक खर्च कर रहे हैं। थोड़ी सी और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सभी बातों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार, आज 17 तारीख को आपका पेंशनर दिवस है। आप सभी का, आप हमारे आदर्श है, आपसे हमने सीखा है। आप उस समय के रिटायर्ड है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। ये मत सोचिए, हमारे मन में आपके लिए आदर भी है, सम्मान भी है, और आपकी जो पीड़ा है उसका भी हम सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी का कोई मेडिकल बिल नहीं कहीं फंसेगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए, जिसका भी मेडिकल बिल फंसे होगा, डिपार्टमेंट उसका पैसा मांगिए। सरकार आपको, मैंने पीछे भी कहा, 1 महीने के अंदर सारी रिवर्समेंट सभी विभागों की हमारी सरकार 1 महीने के अंदर कर देगी, और 30 जनवरी तक सारी रिवर्समेंट आपको हम करने वाले की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। पैरामिलिट्री वाले आए थे जिन्होंने कैंटीन की बात की है, वो भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय मुख्य